अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोग मेल और कमेंट के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि असमुद्दीन भाई क्या बात है, क्या वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से तबीयत में कुछ राहत है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि पिछली बार के जैसे ही हर रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। दोस्तों आज की जो कहानी है ये बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल के जैसे लड़का और लड़की जब पहली बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर उनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि लिविंग रिलेशन में लगभग 2 सालों तक एक साथ ही रहते हैं। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, एक दिन उस लड़की की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उस लड़की की डेड बॉडी कहीं और नहीं बल्कि उसके घर के अंदर ही अलमारी से पुलिस को बरामद होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार उस लड़की की हत्या किया किसने था और क्यों। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है द्वारिका और इसी द्वारिका का एक थाना पड़ता है डाबरी। बात कर रहा हूँ मैं 4 अप्रैल 2024 की रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल इसी डाबरी थाने में ये सूचना दी जाती है कि राजापुरी के गली नंबर 10 में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है। रात्रि के 12 बजे जब पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस उसी रात को ही अपनी टीम के साथ जब राजापुरी के गली नंबर 10 में पहुंचती है तो वहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद था जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास थी। वो व्यक्ति जब पुलिस की गाड़ी को देखता है फ़ौरन उस गाड़ी के पास जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप लोग को मैंने ही फ़ोन किया था, दरअसल मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम पुलिस वालों से कहता है कि साहब किसी ने मेरी बेटी की हत्या कर दिया है जिसकी डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी है। मेरी बेटी का नाम है रुखसार। मुस्तकीम पुलिस वालों को लेकर जब घर के अंदर एंट्री करता है तो घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। दरअसल घर के अंदर ही कोने में एक अलमारी पड़ा हुआ था और उसी अलमारी में रुखसार का डेड बॉडी भी था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रुखसार की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या की गई थी। दरअसल उसके दोनों आँखों को भी बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में मुस्तकीम से पूछताछ करती है। इस पर मुस्तकीम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं मूल रूप से मेरठ शहर का रहने वाला हूं। दरअसल साल 2017 में मैंने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद मोहसिन से किया था। मोहसिन जो कि गुजरात का सूरत शहर का रहने वाला है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद ही मेरी बेटी ने अपने पति से तलाक ले लिया। इस दरमियान उसकी एक बेटी भी हो चुकी थी। तलाक लेने के बाद रुखसार अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दी और फिर वो गुजरात के सूरत शहर में अपना खुद का एक स्पा सेंटर खोल करके गुजर बसर करने लगी। लेकिन अभी से ठीक लगभग 2 साल पहले रुखसार के जीवन में विनोद टेलर आ गया। विनोद और रुखसार के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और करीब 3 महीने पहले दोनों वो सूरत से चल करके इस दिल्ली शहर में आ गए और इसी फ्लैट में पिछले 3 महीनों से दोनों एक साथ ही रह रहे थे। दरअसल कल सुबह सुबह मेरी बेटी मेरे नंबर पर फ़ोन की थी और वो बता रही थी कि मेरा विनोद के साथ में झगड़ा हुआ है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए और मुझे यहाँ से ले करके जाइए। हालांकि मैंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया और करीब 2 घंटे के बाद जब मैं दोबारा से रुखसार के नंबर पर फ़ोन किया तो रुखसार का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने गाँव के 2 लोगों को लेकर के रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास मैं रुखसार के घर पे पहुंचा। जब घर पे पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन मुझे मालूम था कि रुखसार चाबी को कहाँ छुपा करके रखती थी। वो चाबी मैं लाया और दरवाज़ा खोल करके घर के अंदर एंट्री किया। पर जब मैं घर के अंदर एंट्री किया तो घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था और मेरी बेटी की डेड बॉडी अलमारी में पड़ा हुआ था।
मुस्तकीम जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस मुस्तकीम से ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है। इस पर मुस्तकीम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी विनोद ने ही किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा था उसके थोड़ी देर के पहले ही विनोद अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकला था और ये पड़ोसी बता रहे थे। मुस्तकीम जब विनोद का नाम लेता है, पुलिस अब विनोद के बारे में पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है, तो पड़ोसी भी पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि हाँ साहब, मुस्तकीम बिल्कुल सही कह रहा है। दरअसल 9 बजे के आसपास हमने विनोद को अपने गाड़ी से यहाँ से जाते हुए देखा था। पुलिस मुस्तकीम के ही तहरीर पे विनोद के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर विनोद के बारे में पता लगाने के लिए उसके नंबर पर फ़ोन कर रही है। पुलिस जब विनोद के नंबर पर फ़ोन करती है तो रिंग तो जारी है, पर विनोद फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसलिए पुलिस अब विनोद का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और फिर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जब 2 दिन का समय गुजरता है, इधर विनोद गुजरात के सूरत शहर में पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ सूरत शहर में जाती है और वहां से विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब विनोद को गिरफ्तार करके दिल्ली में लेकर के आती है और जब विनोद से रुखसार की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो विनोद भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन विनोद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रुखसार के पिता मुस्तकीम को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। इधर रुखसार जब अपने पति से तलाक ले लेती है, उसके बाद से अपनी बेटी को अपने पिता के हवाले कर देती है और फिर गुजरात के सूरत शहर में ही एक अपना खुद का स्पा सेंटर खोल लेती है, जिसमें 4 लड़कियां भी काम करती है और बगल में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। रुखसार जब अपना खुद के स्पा सेंटर खोलती है, उससे ठीक ठाक पैसा कमाती है, लेकिन ठीक 2 साल पहले ही एक दिन स्पा सेंटर में रुखसार की मुलाकात विनोद से होती है। दरअसल उस दिन विनोद के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और विनोद अपने आप को बचाने के लिए उस स्पा सेंटर में चला जाता है और रुखसार से गुहार लगाता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे बचा लो। हालांकि रुखसार भी जब विनोद के माथे से खून बहते हुए देखती है, उसे अपने स्पा सेंटर में छुपा लेती है और पुलिस जब वहां से चली जाती है, उसके बाद से रुखसार विनोद से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही थी। इस पे विनोद रुखसार से कहता है कि दरअसल मैं जब घर जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, लेकिन पुलिस जब वहाँ पे पहुँची, वो सारे अपराधी तो वहाँ से भाग गए, पर पुलिस मुझे पकड़ने लगी और मुझे पकड़ने के बाद जब पुलिस मुझे अदालत लेकर के जा रही थी, मैं वहाँ से मौका देखकर फरार हो गया। विनोद जब ये सारी बातें रुखसार से बताता है तो रुखसार भी विनोद के बातों में आ जाती है और उस पर यकीन कर लेती है। दरअसल स्पा सेंटर के अंदर जब दोनों की पहली बार मुलाकात होती है और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद से फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं। हालांकि विनोद जब रुखसार के बारे में पूछताछ करता है तो रुखसार कहती है कि मेरा नाम रिया है। शुरू में तो रुखसार विनोद से झूठ बोलती है, लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार एक दिन रुखसार अपनी सारी सच्चाई विनोद से बता देती है। दरअसल रुखसार विनोद से कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी 1 साल की बच्ची भी है। पर जब अपने पति से तलाक की बात कहती है, विनोद रुखसार से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। विनोद और रुखसार के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से गुजरात के सूरत शहर में ही दोनों लिविंग रिलेशन में लगभग 2 सालों तक रहते हैं। दरअसल विनोद रुखसार से कहता है कि मेरा खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, जिससे मैं ठीक ठाक पैसा भी कमाता हूँ। जब 2 साल का समय गुजर जाता है, आखिरकार साल 2024 के फरवरी महीने में दोनों दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली में पहुंचने के बाद विनोद रुखसार को 7 लाख रुपये देता है। रुखसार को जब 7 लाख रुपये मिल जाते हैं, उसके बाद से राजापुरी में अपना एक EMI पर खुद का फ्लैट ले लेती है। लेकिन जब फ्लैट लेती है तो विनोद उसका EMI देने का वादा कर देता है। पर जैसे ही 1 महीने का और समय गुजरता है, अब रुखसार जब दिल्ली में पहुंच जाती है, विनोद के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। रुखसार जब शादी करने के लिए विनोद से कहती है, तब जाकर के विनोद अब रुखसार से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी करने से जब इनकार करता है, उसके बाद से विनोद और रुखसार के बीच इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, उसके बाद से विनोद जो घर का EMI होता है रुखसार को नहीं देता है।
और जब रुखसार उससे पैसे मांगती है, विनोद उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। विनोद जब भी रुखसार की पिटाई करता है तब रुखसार अपने अब्बू मुस्तकीम के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। मुस्तकीम भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि पति और पत्नी जब एक साथ रहते हैं छोटी मोटी बातें होते रहती है, पर शायद मुस्तकीम को नहीं मालूम था कि यही छोटी मोटी बात है एक दिन उसकी बेटी की जान ले लेगी। दरअसल 4 अप्रैल 2024 को शाम के वक्त विनोद जब अपने घर पे पहुंचता है, रुखसार हर रोज़ की तरह उसके ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इसी बात को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, अब रुखसार विनोद को धमकी देने लगती है। दरअसल रुखसार विनोद से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। फंसाने की जब बात कहती है, ये सुन करके विनोद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही रुखसार की गला दबा देता है, जिसकी वजह से रुखसार की मौत हो जाती है। रुखसार की जब मौत हो जाती है उसके बाद से रुखसार की डेड बॉडी से विनोद अपनी पूरी भड़ास निकालता है। दरअसल उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचल ही नहीं देता है, बल्कि उसके दोनों आंखों को भी बाहर निकाल देता है। रुखसार की जब मौत हो जाती है करीब 8 बजे के आसपास, विनोद रुखसार की डेड बॉडी को घर के कोने में जो अलमारी पड़ा हुआ था उसी अलमारी में ले जा करके रख देता है और घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखेर देता है। घर से बाहर जब निकलता है, दरवाजे को लॉक करने के बाद अपनी गाड़ी से सूरत शहर के लिए निकल जाता है। वाकई में विनोद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस जब सूरत में जा कर के फिर से विनोद के बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि विनोद के ऊपर लगभग पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज था। दरअसल विनोद एक हिस्ट्री सीटर था और उसे तड़ीपार भी कर दिया गया था। पुलिस जब रुखसार के बारे में भी जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि रुखसार जो अपना स्पा सेंटर चला रही थी, दरअसल स्पा सेंटर के आड़ में रुखसार भी देह व्यापार का धंधा कर रही थी, जिसकी वजह से पुलिस रुखसार को 3 बार गिरफ्तार भी कर चुकी थी और उसे जेल भी भेज चुकी थी। रुखसार की हकीकत क्या था ये तो उसके मौत के साथ ही दफन हो गया, पर पुलिस को जब विनोद की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है उसके बाद से पुलिस जब विनोद को गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजा राम भारती। राजा राम भारती जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी जो खंडवा चूरू राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं महबूब गाजी। महबूब गाजी जो गांव समी गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम तो वैसे जिला सिवान बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरब में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।